गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हिमालय के हिमनद यानी कि ग्लेशियर। जो ग्लेशियर पिघलते हैं, कहीं कहीं पर बाढ़ का कारण बनते हैं, भूस्खलन का कारण बनते हैं। आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम आपको इसके नाम से परिचित कराएंगे। हिमनद को हिमानी और इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। हिमानी, हिमनद या ग्लेशियर। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिमानी की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। हिमानी यानी कि ये पर्वत है, ठीक है बच्चों। कोई भी पर्वत हो, चाहे हिमालय हो चाहे ट्रांस हिमालय हो, और इस पर गिरने वाली जो बर्फ़ होती है, अगर वो यहाँ तक गिरती है तो ये हिमरेखा, अगर बर्फ़ नीचे तक रहती है तो ये हिमरेखा। तो सबसे पहले हमें हिमरेखा या स्नो लाइन पता होनी चाहिए। तो पर्वत पर गिरने वाली बर्फ़ की जो रेखा होती है वो स्लो, कई बार आप पहाड़ी की चोटी पर ही बर्फ़ देखते हो तो इसकी हिमरेखा ये है। कई बार आप नीचे तक बर्फ़ देखते हैं, टीवी में भी देखते रहे होंगे, तो ये इसकी निचली हिमरेखा यानी कि ये हिमरेखा बिल्कुल धरती तक लगी हुई है। इस हिमरेखा को उस क्षेत्र का भौगोलिक परिस्थितियाँ, हिमालय या कोई भी पर्वत कितनी ऊंचाई पर है, अगर ऊंचाई पर है तो बर्फ़ पे सदैव बर्फ़, हिमालय पर या किसी भी पर्वत पर अगर वो अधिक ऊंचाई पर है तो हमेशा उस पर बर्फ़ रहेगी। बर्फ़ रहेगी तो हिमरेखा हमेशा नीची रहेगी। अक्षांशों में मान लीजिए उष्णकटिबंध में कोई पर्वत है, मान लीजिए हम तमिलनाडु की बात करें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पर्वत है, यहाँ पर मानिए यहाँ पर पर्वत है, या फिर महाराष्ट्र में पर्वत है, तो क्या यहाँ पर हिमरेखा होगी? हिम होगी? पहली बात तो बर्फ़ होगी ही नहीं, तो फिर हिमरेखा का क्या मतलब है? तो हिमरेखा भी अक्षांशों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते रहते हैं या 0 डिग्री से नीचे की ओर जाते रहते हैं, अक्षांश रेखा 0 डिग्री से, तो हिमरेखा भी नीचे होती जाती है। जितने हम विषुवतीय रेखा के पास आएंगे हिमरेखा ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। ये तो हो गए आपके हिमरेखा पर निर्भर करने वाले तत्व। परिणाम स्वरूप हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की ऊंचाई अलग अलग पाई जाती है। कैसे? ऊंचाई के कारण, अक्षांशों के कारण, वर्षा के कारण। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पे भी हिमरेखा कम होती है। स्थलाकृति, अगर स्थलाकृति छोटी बड़ी है यानी कि ऊंचाई नीचाई पर है तो वहाँ पर भी हिमरेखा की स्थिति अलग अलग ही पाई जाएगी। पूरे हिमालय में भी हिमरेखा एक समान नहीं है। देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों पेपर में कि औसत हिमरेखा हिमालय में, यानी कि हिमालय में हिमनद रेखा की ऊंचाई, तो हिमालय में हिमनद रेखा की औसत ऊंचाई कितनी रहती है? तो ये 4500 से 600 मीटर। कितनी रहती है? मीटर में है बच्चों, ये मीटर रहती है। यानी कि ये पर्वत, और या तो ये 4300 रहेगी या ये 6000 रहेगी, ठीक है ना। जहाँ तापमान अधिक होता है बच्चों, वहाँ भूमि के तापमान से बर्फ़ पिघलती है और ये हिमरेखा हमेशा छोटी होती जाती है। मान हिमालय में ये औसत रहती है 4500 से 6000 मीटर। पश्चिमी हिमालय ये वाला क्षेत्र, इस हिमालय में ये रहती है 5800 और पूर्वी हिमालय अपना ये वाला 7 सिस्टर वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय, यहाँ पर ये रहती है 4300। आइए और जानते हैं। जो हमारे हिमनद हैं ये मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय कौन सा है? जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और महान हिमालय में पाए जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेंगे बच्चों। काराकोरम के हिमनद यानी कि ट्रांस हिमालय के हिमनद प्लेस्टोसीन हिमयुग के अवशेष के रूप में देखे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पामीर क्षेत्र में फेडचेनको ग्लेशियर है, और दूसरे नंबर का जो ग्लेशियर है बच्चों वो है सियाचिन, जो कहाँ पड़ता है? कोई बच्चा बताएगा। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सियाचिन ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में है,
तो देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट, हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति सर्वाधिक है। आपको पता भी है हिमालय बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। और गंगा का ग्लेशियर है जो गंगोत्री, जो काफ़ी बड़ा हुआ करता था पहले बच्चों, अब वो भी खिसक के 14-15 किलोमीटर पर आ गया है, यानी कि बहुत तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सोना पानी ग्लेशियर पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सोना पानी। चोराबाड़ी ग्लेशियर, यहाँ पर बाढ़ भी आई थी। केदारनाथ मंदिर जो रुद्रप्रयाग के उत्तर में है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का मध्य भाग पिघल गया है बच्चों, और वहाँ पर एक सरोवर बना है जिसका नाम गांधी सागर क्या है, गांधी सरोवर है। किसके पिघलने के कारण बच्चों? चोराबाड़ी ग्लेशियर का मध्य भाग पिघल गया है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल लद्दाख श्रेणी में द्रास है। द्रास सेक्टर आपने बहुत सुना होगा नाम, द्रास। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नदियों के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है। ये दोनों बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे फैक्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख हिमनद। ठीक है बच्चों, हिमालय के प्रमुख हिमनद ये क्रम से हैं। अगर आपको निम्नलिखित में से पूछ लिया जाए, एक ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए ऑप्शन 1, 2, 3, 4, और इनमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो बातूरा ग्लेशियर है। 58 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। सबसे बड़ा भारत का सियाचिन है, 76.6 किलोमीटर है। इसमें सेकंड नंबर पे बच्चों हिस्पारा है, ये इसलिए मैंने इसमें सेकंड नंबर भी डाल दिया है। इसकी लंबाई 61 है। और थर्ड नंबर पे बाल्टोरो है, ये नंबर डाला है, ये 58 है। इसी क्रम में सारे हैं ये, बियाफो, बातूरा, चोंगोलुंगमा, खारदोजिन, रीमो, पुनमाहा, गंगोत्री, जेमू, रुनन्नू, ससाइनी, रूपल, कंचनजंगा, केदारनाथ, और इनकी ये लोकेशंस है। गंगोत्री उत्तराखंड में है, जेमू सिक्किम में है, और रुन्नू काराकोरम, ससाइमी काराकोरम पेपर में एक बार पूछा जा चुका है। कंचनजंगा तो एक चोटी भी है, तो ग्लेशियर भी नेपाल सिक्किम के बॉर्डर पे ही है। केदारनाथ उत्तराखंड में है। ये बच्चों ऐसे ही क्रम में याद करिएगा, स्थल और इनका क्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ ग्लेशियर मानचित्र में देख लेते हैं बच्चों। सियाचिन लद्दाख क्षेत्र में है। द्रांग दुंग ये भी लद्दाख में है। बाल्टोरा यानी कि ये कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। बियाफो लद्दाख, हिस्पारा लद्दाख। गंगोत्री उत्तराखंड, यमुनोत्री उत्तराखंड, सतोपंथ उत्तराखंड, मिलाप जिसे काली नदी निकलती है, पिंडारी, कफनी, ये सब ग्लेशियर हैं जो मानचित्र पर आपको दिखाए गए हैं, और इनकी लोकेशन भी याद रखिएगा। जो बच्चा ज्योग्राफी से पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाता है तो उसे लोकेशंस पता हो तो वो ज़्यादा अच्छा इस पे ध्यान लगा पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, पूरा फैक्चुअल टॉपिक है। इसे याद करने में आपको अच्छा भी लगेगा। आई होप सो आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आज। सभी बच्चे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।